आवाज जा रही है? यस सर। ओके ओके ओके, सब लोगों को आवाज सुनाई दे रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग शुरू करें, फिर शुरू करें। शैल आई स्टार्ट? यस सर। ठीक है, फाइन। मैं ये कह रहा था कि जहां हम लोगों की लाइन कट गई थी, मैं ये कह रहा था कि डोमेस्टिक बोरोइंग कितना होगा, मतलब कितना उधार अलग अलग जगह से, संस्थाओं से उधार लिया जाएगा। ये निर्भर करता है इस बात पर कि हमारा आवाज हो रही है, जरा माइक तुम लोग अपना अपना देख लो। तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि फिस्कल डेफिसिट कितना है और सरकार ने जो अपना टारगेट बनाया है वो कितना बड़ा बनाया है। क्या आवाज जा रही है सबको? जी सर। यस सर। अच्छा ठीक है, तुम लोग माइक को कुछ करते हो ना तो आवाज बहुत तेज आती है, ठीक है? तो ये है कि फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा कहते हैं हिंदी में उसको। तो वो राजकोषीय घाटा कितना है, कितना बड़ा है, और माने उसका लेवल क्या है, और सरकार ने अपना जो टारगेट रखा है वो कितना रखा है, कहाँ टारगेट किया है अपने को, इस पर डिपेंड करता है कि बोरोइंग कितनी होगी, डोमेस्टिक बोरोइंग कितनी होगी, यानी अंदर कितना उधार लिया जाएगा विभिन्न संस्थाओं से। सरकार का जब डेफिसिट होता है तो डेफिसिट में तो चल नहीं सकती है ना सरकार, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी, किसी न किसी जगह पे गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं से बोरो करती है पैसा, कहीं ना कहीं से पैसा उधार लेती है। और ये जो गैप है रेवेन्यू का, ये फिर भी थोड़ा सा अनफिल्ड रह सकता है। हो सकता है ये थोड़ा सा छोटा सा एक हिस्सा अनफिल्ड रह जाए, मतलब जितना खर्च है और जितनी आमदनी है, रेवेन्यू जितना आना है, उसमें कहीं ना कहीं। तो ये जब होता है तो ट्रेजरी बिल से एडहॉक बेसिस पर, तदर्थ की तरह इसको ट्रेजरी बिल से इसको पूरा किया जाता है, और यही तरीका है इसका, यही तरीका है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं समझने में? आप लोग सब समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं? यस सर। देखो सिंपल सी बात है, 1 करोड़ का खर्च कोई दिखा रही है। मान लो एक संस्था की हम कल्पना करते हैं कि सरकार एक संस्था है, देश एक संस्था है, 1 करोड़ रुपया का वो है, खर्च है। हमने सारा खर्च जोड़ लिया, 1 करोड़ का खर्च है। हालांकि वो करोड़ों में होता है, लेकिन अभी मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, 1 करोड़ का खर्च। अब देखिए हमारे पास जो पैसा आ रहा है, उस संस्था के पास जो पैसा आ रहा है वो 1 करोड़ नहीं है, 80 लाख आ रहा है। 80 लाख ही आ रहा है रेवेन्यू। एक्सपेंडिचर 1 करोड़ है लेकिन रेवेन्यू 80 लाख आ रहा है। तो कितना डेफिसिट हुआ? कितने का डेफिसिट हुआ? माने घाटा कितने का है? 20 लाख का? 20 लाख। 20 लाख 20, 80 लाख आ रहा है। 1 करोड़ का नुकसान, माने 1 करोड़ का एक्सपेंडिचर है, 80 करोड़ विभिन्न स्रोतों से दिखाई दे रहा है कि हाँ इतना आ जाएगा। अब जो 20 लाख का घाटा है, यानी खर्च 20 लाख ज्यादा हो रहा है, आमदनी 20 लाख कम हो रही है, तो ये जो 20 लाख है
इसको कैसे पूरा किया जाए इसकी चिंता सरकार करती है, और सरकार ये सोचती है फिर कि किस तरह से, माने फाइनेंस मिनिस्टर या और जो इस तरह की संस्थाएं हैं, तो वो ये सोचती है कि इसको किस तरह से ठीक किया जाए। तुम सो के अगर कुणाल, तुम अगर सो लेट के अगर पार्टिसिपेट करोगे तो नींद आ जाएगी तुमको, इसलिए बैठ जाओ तो ज्यादा अच्छा यस सर, रहेगा। बैठे हैं। हाँ, नहीं तो नींद आ जाएगी तो फिर कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो यस सर। तो ये जो 20 लाख का घाटा है, 20 लाख का, ये 20 लाख का घाटा कहां से आएगा? मान लो 10 लाख घाटा कहीं कहीं से आ गया कि ठीक है यहाँ टैक्स बढ़ा दिया, यहाँ कर दिया, फिर भी 10 लाख का घाटा है। अब ये 10 लाख कहां से आएगा? तो उस 10 लाख में से 8 लाख रुपए बोरो कर लिया कहीं से, किसी संस्था से, ठीक है, उधार लेके और चला के, और फिर बाद में उस उधार को हम दे देंगे। तो ये इस तरह से किया जाता है, लेकिन फिर भी 2 लाख का नुकसान है। तो ये जो छोटा सा अनफिल्ड गैप है, ये छोटा सा गैप है जो अनफिल्ड है 2 लाख का, इसको ये माना जाता है कि चलो इतना छोटा सा तो हम लोग देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, उसकी पूर्ति कहीं से भी हो जाएगी, ट्रेजरी बिल से हो जाएगी या कहीं से भी हो जाएगी। तो ये काम किया जाता है, मतलब नैरो डाउन उसको। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है या तुम लोग? हेलो, अब आइए आप स्टेज 3 पर, ठीक है? स्टेज 3, ये 2 स्टेज हम लोगों ने बात की। पहला स्टेज तो हम लोगों ने एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का किया कि खर्च कितना, इसका एस्टिमेट, फिर रेवेन्यू का एस्टिमेट, पैसा कहां से आएगा। स्टेज 2 है फर्स्ट एस्टिमेट ऑफ डेफिसिट्स, ये पहला एस्टिमेट किया डेफिसिट का। अब जो स्टेज 3 है वो है नैरोइंग ऑफ द डेफिसिट, यानी जो डेफिसिट है उसको कैसे कम किया जाए, किस तरह से इस माने एक ऐसा तैयार किया जाए एस्टीमेट जिसमें कि घाटा रहे नहीं या बहुत कम रहे, ठीक है? तो जो है, जैसे मान लीजिए अभी मैं आपसे कह रहा था कि 2 लाख का है, अब इस 2 लाख को किसी तरह से टैक्स से भर दिया जाएगा, मतलब टैक्स कहीं पर बढ़ा दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए रेलवे में करते हैं तो रेलवे का अलग से बजट पेश होता है, आपको पता है, लेकिन अब दोनों को मिला दिया है, इसलिए दोनों एक ही दिन पेश होता है, अब एक ही साथ पेश होता है, पहले अलग अलग पेश होता था। तो मान लीजिए रेलवे का है, रेलवे में इधर अगर कम पड़ रहा है पैसेंजर में, क्या 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 बोलो, कोई बोल रहा है क्या? तो अगर रेलवे में पैसेंजर ट्रेन में घाटा हो रहा है तो उसको मालगाड़ी में थोड़ा सा बढ़ा के कर देते हैं। इसी तरह से यहाँ पर अगर शॉर्टफॉल है तो टैक्स के रेट को रिवाइज करके, कहीं का भी टैक्स हो सकता है, वो होटल के मद में हो सकता है, वो किसी सामान पर ड्यूटी बढ़ा के हो सकता है, किसी भी तरह से, तो या जो पर्सनल टैक्स लोग देते हैं उस पर हो सकता है, किसी भी तरह से टैक्स को बढ़ा के और उस रेट को, उसको डेफिसिट को नैरो किया जाता है और कम से कम किया जाता है। अगर टैक्स बढ़ाना फीजिबल है तो, हमेशा टैक्स बढ़ाना फीजिबल नहीं होता है, इसलिए इसको देखा जाता है कि कितना फीजिबल हो सकता है, कितना किया जा सकता है। ये स्टेज 3 है। अब स्टेज 4 है, स्टेज 4, जो स्टेज 4 है वो है प्रेजेंटेशन एंड अप्रूवल। प्रेजेंटेशन एंड अप्रूवल है ये कि उसको लोकसभा में, पार्लियामेंट के निचले सदन में, यानी लोकसभा में इसको पेश किया जाता है
और जो परंपरा चली आ रही थी वो फरवरी का जो लास्ट वर्किंग डे होता था, फरवरी का लास्ट वर्किंग डे, उस दिन पेश किया जाता था। मतलब अगर 29 दिन का महीना है फरवरी तो 29वें दिन, 29वां दिन अगर संडे पड़ गया तो 28 तारीख को पेश किया जाएगा, या अगर 28 का महीना है तो 28 को पेश किया जाएगा, या कोई छुट्टी का दिन 28 को पड़ जाता है तो एक दिन पहले किया जाएगा। तो ये इसलिए किया जाता है कि पूरा मार्च महीना मिल जाए, पूरा मार्च मिल जाए, जिससे कि उस पर सोच विचार किया जा सके, पार्लियामेंट में फिर बहस होगी और बहस के बाद उसको पार्लियामेंट ही अप्रूव भी करती है। तो ये अब देखिए, ये चौथा स्टेज है, प्रेजेंटेशन एंड अप्रूवल। लोकसभा में प्रेजेंटेशन और अप्रूवल, और जैसा मैंने आपको कहा कि क्योंकि ये मनी बिल है, इस वजह से मनी बिल होने के कारण इसको राज्यसभा को भेजा तो जाता है, लेकिन राज्यसभा के अनुमोदन का इंतजार नहीं किया जाता है, क्योंकि राज्यसभा से नहीं भी वो अगर पास होता है तब भी मनी बिल को लोकसभा से पास माना जाएगा। मनी बिल का यही नेचर होता है। अब आप देखिए, ये अगर ये बजट पास नहीं होता है या लेट होता है तो बिना बजट के पास हुए एक भी पैसा ट्रेजरी से नहीं निकाला जा सकता है, सरकारी खजाने से नहीं निकाला जा सकता है। यानी हर किसी की सैलरी रुक जाएगी, सरकारी कर्मचारियों की। जो भी काम हो रहा है उस काम को करने के लिए पैसे नहीं निकाले जा सकते हैं सरकार के खजाने से जब तक बजट पास नहीं होगा। और इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि बजट, मान लीजिए सरकार जा रही है या सरकार ने इस्तीफा दे दिया है, अब काम चलाऊ सरकार काम कर रही है या उसका टर्म पूरा हो गया है। अब ऐसे में क्या होता है कि लेखानुदान बजट पेश होता है, माने पूर्ण बजट पेश नहीं होता है, लेखानुदान पेश होता है। और लेखानुदान इसलिए पेश होता है कि कम से कम जो सैलरी है और जो जरूरी खर्चे हैं जो हर साल होते हैं उनका अप्रूवल हो जाए और वो हो, और फिर जो नई सरकार आएगी वो अपना बजट पेश करेगी, पूरे साल का बजट। कोई भी जाती हुई सरकार जो मान लीजिए मार्च के महीने में चली जाएगी या अप्रैल के पहले चली जाएगी, ऐसी अगर स्थिति बनती है, इस्तीफा दे दिया है या कुछ है या चुनाव हो गया, अब ऐसे में लेखानुदान पेश किया जाता है। और लेखानुदान का मतलब होता है कि सिर्फ जो जरूरी खर्चे हैं उन खर्चों को करने की मंजूरी ली जाती है पार्लियामेंट से, क्योंकि बिना मंजूरी के फिर वो खर्च के लिए कोई पैसा निकाला नहीं जा सकता है। तो होता क्या है कि जब नई सरकार, अब देखिए जाती हुई सरकार आगे का बजट कैसे पेश कर सकती है, आगे का बजट पेश करेगी तो जो नई सरकार आएगी उसको बदल भी सकती है, क्योंकि सरकार जो आएगी उसी का तो जो स्टेटमेंट होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या उसका जो दृष्टिकोण होगा उस हिसाब से करेगी। अब देखिए, अब बजट में क्या क्या है, किन किन मुद्दों पर मदों पर ध्यान दिया जाता है। अब जैसे कभी होता है कि किसानों को थोड़ा देना है, पैसा देना है, किसानों को देखना है, भाई खेती का जो सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देना है, तो एग्रीकल्चर में कुछ कुछ चीजों को सब्सिडी दी जाएगी, किसानों को कुछ रियायतें दी जाएगी टैक्स में, और जिन जिन चीजों पर टैक्स लगता है और जो चीजें उसके इस्तेमाल में है या सब्सिडी दी जाएगी, ये सारा देखा जाता है। उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देना है या किसी और क्षेत्र को बढ़ावा देना है तो उसमें प्रोविजन उसका बजट में किया जाता है। जिस चीज को सस्ता करना है उसमें ड्यूटी कम की जाती है तो वो सस्ता होता है। जिस चीज को महंगा करना है, जहां टैक्स ज्यादा आएगा, जहां से ज्यादा पैसा लेना है,
डेफिसिट को पूरा करने के लिए, तो कुछ चीजों पर टैक्स बढ़ाया जाता है। जो पर्सनल टैक्स है, जो नौकरी पेशा लोग हैं और जो भर साल कमाते हैं और पूरे साल कमा के और फिर सरकार को टैक्स देते हैं, उस टैक्स में छूट देनी चाहिए या उसको और बढ़ाया जाना चाहिए, ये तय किया जाता है। कॉर्पोरेट टैक्स कैसा हो, कितना हो, ये तय किया जाता है। ये सारी चीजें हैं जो क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा, किस पर टैक्स ड्यूटी या टैक्स बढ़ाया जाएगा, कम किया जाएगा, ये सारी चीजें तय की जाती हैं। और एक बड़ा काम है ये। अब देखिए एक चीज और आप समझ लीजिए कि जब बजट को लिखा जाता है लास्ट में जब बजट को लिखा जाता है पूरा, जिस बजट को निर्मला सीतारमन पढ़ती हैं या जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो पढ़ता है जो लोकसभा में, उसको लिखने के लिए जब बैठते हैं लोग तो उनको एक जगह रखा जाता है, वहां से उनको निकलने नहीं दिया जाता है बाहर। कोई भी व्यक्ति वहां से निकल नहीं सकता है अनलेस कि कोई इमरजेंसी ना हो जाए, तबीयत खराब हो जाए या उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो जाए। वो मोबाइल फोन सारे सीज कर लिए जाते हैं उनके, कोई मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करेगा। खाना वहीं बनेगा, वहीं खाएंगे, वहीं सोएंगे, वहीं, जब तक वो लिखा जाएगा बजट तब तक कोई नहीं निकलेगा उस जगह से। सील कर दिया जाता है पूरा, क्वारंटाइन कर दिया। हाँ बोलो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? यस, ऐसा इसलिए होता है कि मान लीजिए आपको किसी चीज पर टैक्स बढ़ाना है, वो चीज महंगी हो जाएगी, ठीक है। अब अगर व्यापारी को पहले पता चल जाए, बजट लीक हो जाए, तो वो क्या करेगा? उसके पास जितना स्टॉक है सबको रोक लेगा। अभी मत बेचो जी, रुक जाओ जरा, बजट पास होने दो, उसके बाद बेचेंगे तो इतना करोड़ का मुनाफा हो जाएगा। अब माल कम पड़ गया बाजार में उसने माल रोक लिया, भेजा नहीं उसने। तो छोटी से छोटी चीज पर भी टैक्स बढ़ रहा है या कम हो रहा है, इसका पता अगर बाहर व्यापारियों को लग जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बाजार का संतुलन बिगड़ जाएगा। इस वजह से बजट का लीक होना बहुत बड़ी घटना मानी जाती है, बहुत एडवर्स इफेक्ट होता है उसका। इसीलिए ये हमेशा ध्यान में रखा जाता है। इसीलिए जो लिखा जाता है लास्ट में बजट, उसमें उनको सब पता होता है कहाँ टैक्स कम हो रहा है, कहाँ बढ़ रहा है, कहाँ। तो उस हिसाब से व्यापारी, अब सोना वाले वो रोक लेंगे अपना सोना, अच्छा कीमत बढ़ने वाली है, सोना पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने वाली है, तो चलो अभी रोक लो, इतना मुनाफा हो जाएगा, हमारे पास जितना स्टॉक है उसकी ज्यादा कीमत मिल जाएगी। कोई भी चावल, दाल, माने तिलहन या जो भी जूते हैं, बहुत बहुत सारी चीजें हैं, एडिबल ऑयल है, तो किसी कारण से अगर बढ़ रहा है, किसी जगह ड्यूटी बढ़ने से उसकी कीमत बढ़ने जा रही है, तो वो लीक नहीं होना चाहिए बजट, इसलिए ऐसा किया जाता है क्योंकि उससे समस्याएं पैदा होंगी। तो ये है, कई बार बजट में फोकस तय किया जाता है कि हमें कहाँ फोकस करना है। और आप देखिएगा कि हिंदुस्तान का जो बजट बनता है उसमें मध्यम वर्ग का आम तौर पर ख्याल रखने की कोशिश की जाती है, निम्न वर्ग का ख्याल रखने की कोशिश की जाती है। कोई नई योजना है, उस योजना, जैसे मान लीजिए उज्ज्वला योजना है, उज्ज्वला योजना में कितना खर्च होगा सरकार का, ये खर्च कहाँ से इसकी भरपाई होगी, तो ये सारा तय किया जाता है। सिलेंडर अगर उज्ज्वला योजना में दिया जाएगा या कोई स्कीम सरकार गरीबों के लिए चला रही है या किसानों के लिए चला रही है, उसका पैसा कहाँ से दिया जाएगा, कैसे आएगा, तो ये सारी चीजों का उसमें होता है। और फाइनली उसको लेके फाइनेंस मिनिस्टर जाके और लोकसभा में उस बजट को पढ़ता है या पढ़ती है। उसके बाद फिर वो डिस्कशन होता है, कुछ सुझाव आते हैं अन्य सांसदों के, उसमें उसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कम ज्यादा किया जा सकता है। और किसी भी हालत में 1 अप्रैल के पहले, जब से फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है उसके पहले इस बजट को पास होना जरूरी होता है, क्योंकि तभी सरकारी खजाने से कोई भी खर्च, एक तरह से खर्च करने की अनुमति भी है वो, तो खर्च की अनुमति नहीं अगर मिलती है
तो फिर सब काम ठप पड़ जाएगा, सैलरी लोगों की रुक जाएगी, सब कुछ ठप पड़ जाएगा, किसी मद में कोई खर्च नहीं हो सकता है। इसीलिए ये देखना बहुत जरूरी होता है कि बजट टाइम पर आ जाए, इसीलिए पूरा वक्त दिया जाता है और पूरे 1 महीने का, पूरे मार्च का वक्त होता है जिसमें कि इसको इस पर विचार विमर्श किया जा सके कि कहीं अगर कम है, ज्यादा है, लोगों का कोई सुझाव है तो उस सुझाव के हिसाब से किया जा सके। ऐसे बजट को बनाने में कोशिश की जाती है कि कहीं कोई लूप होल न रह जाए, लेकिन फिर भी अगर कोई रह जाता है तो ये किया जाता है। ठीक है, फिर मार्च में सैलरी आती है अगर रोक लिया जाता है नया बजट बनने से पहले? नहीं, मार्च तक की सैलरी तो पुराने बजट से आती है। यस सर। 1 अप्रैल से जब शुरू होगा तो ये नए बजट से शुरू होगा, क्योंकि ये जो बजट लागू होता है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक इसकी मियाद रहती है। ठीक है, यस सर। यही फाइनेंशियल ईयर है, जो फाइनेंशियल ईयर है। अच्छा, उसके बाद का टॉपिक है आपका हाउ शेयर मार्केट फंक्शंस। शेयर मार्केट कैसे फंक्शन करता है, ये नेक्स्ट टॉपिक है। आप लोगों में से कोई शेयर मार्केट में खरीद बिक्री करता है? क्यों आद्या, तुमने कभी शेयर मार्केट में पैसा लगाया है? नहीं लगाया है? नहीं, मेरे दोस्त बहुत करते हैं सर, पता नहीं कर क्या होता है। मना, सब बेकार है, घर वाले मना करते हैं इन चीजों में, बेकार है पढ़ना। हाँ, आशीष तुम पर ये कुछ सही बोल चीज रहे है हो। ब्रो, पर ये सही है। हाँ, मैं कह रहा हूँ आशीष सर, मेरे दोस्त करते हैं। तुमने कभी पैसा लगाया है शेयर मार्केट में? नहीं सर, मुझे समझ नहीं आता अभी। नहीं समझ में आता है, आज समझ लो, उसके बाद थोड़ा सा पैसा लगा के देखना कि कैसे होता है। शेयर मार्केट कैसे फंक्शन करता है, ये आपका टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, इसमें सर वो सेंसेक्स वगैरह क्या होता है सर, वो जो शो सेंसेक्स, करते हैं इसमें? हाँ, अभी हम लोग चर्चा सेंसेक्स और करेंगे एक, उसकी। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल, अभी चर्चा करेंगे हम लोग सेंसेक्स की। यस सर। ये देखिए, इंडिया में 2 प्राइमरी स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में। एक को कहते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि नाम जो है वो बॉम्बे का मुंबई नहीं हुआ है। ये नाम बदलते नहीं है, क्योंकि एक बार नाम पड़ गया तो फिर उसमें बड़ी मुश्किल होती है, बहुत जगह ठीक करना पड़ेगा, इसलिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। जैसे बड़ौदा का बड़ोदरा हो गया, लेकिन जो बैंक है वो आज भी बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ बड़ोदरा Yes, नहीं sir. किया है, क्योंकि वो अगर चेंज होगा तो बहुत जगह चेंज करना पड़ेगा और बड़ी दिक्कत आती है। इसलिए कोई नाम इस तरह का होता है तो उसी रूप में चलता रहता है वो बहुत लंबे समय तक। तो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें लगभग 6000, इसका हेड ऑफिस मुंबई में है, लगभग 6000 कंपनी एनलिस्टेड है इसमें, 6000 कंपनियां। और मेन इसी से तय होता है सेंसेक्स, जिसकी अभी हम लोग चर्चा करेंगे। और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसमें 1600 कंपनियां एनलिस्टेड हैं, 1600 कंपनीज दे आर लिस्टेड, 1600 कंपनीज। BSE में 6000 कंपनीज आर एनलिस्टेड एंड इन NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अब देखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हर जगह है, लगभग हर सिटी में है इसका ऑफिस, लेकिन जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसका सिर्फ 400 सिटीज में उसके ऑफिसेज हैं। अब देखिए, कोई भी ये जो है प्राइमरी मार्केट, जहां की पहली बार लोग शेयर खरीदते हैं, प्राइमरी मार्केट, तो वो प्राइमरी मार्केट कहा जाता है जहां पहली बार लोग शेयर खरीदते हैं, या कह सकते हैं कि कंपनी जहां एनलिस्टेड होती है वो प्राइमरी मार्केट हुआ। सेकेंडरी मार्केट है
जिसमें इन्वेस्टर्स के लिए, जैसे देखिए आप इसको इस तरह से समझिए कि जो कंपनीज हैं उन्होंने अपना एनलिस्टमेंट किया, उन्होंने अपने को लिस्ट करवाया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। अब ये उनके लिए प्राइमरी, ये जो कंपनियां हैं ये प्राइमरी मार्केट की हो गई। अब वो कई बार अपने आईपीओ निकालते हैं, यानी अपने शेयर मार्केट में छोड़ते हैं। जब वो शेयर को मार्केट में छोड़ेंगे तो कोई भी आदमी खरीद सकता है, मैं भी खरीद सकता हूं, चेतन भी खरीद सकता है, कोई भी खरीद सकता है। तो ये जब खरीदते हैं और मैंने खरीद लिया 50,000 का शेयर, तो मैंने उसको सेकेंडरी मार्केट से खरीदा, इसलिए कि कंपनी ने आईपीओ अपना छोड़ा है बाजार में, मार्केट में वो आईपीओ छोड़ता है। आईपीओ को कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, माने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी पब्लिक को के लिए छोड़ा गया कि आप चाहिए तो इसमें हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब कंपनी में इन्वेस्ट कैसे किया जाता है और वो क्यों छोड़ते हैं? तो मान लीजिए किसी कंपनी को 100 करोड़ की जरूरत है, 100 करोड़ पैसा चाहिए कि हमें और आगे बढ़ाना है, हमें इन्वेस्ट करना है और पैसा इसमें झोंकना है, और मेरे पास नहीं है तो मैं क्या करूंगा कि पब्लिक से मांगूंगा। तो पब्लिक ऐसे क्यों देगी? तो इसीलिए शेयर को मार्केट में छोड़ा जाता है जहां से आम लोग शेयर खरीदते हैं। अब ये जो आम लोग शेयर खरीदते हैं, आईपीओ कहते हैं इसे, इसको जारी करने के लिए मार्केट में सेबी से परमिशन लेनी पड़ती है। सेबी, SEBI। जैसे मान लें आप एयरटेल एक कंपनी है, इस तरह से आप उदाहरण से समझें, एयरटेल एक कंपनी है। एयरटेल चाह रही है कि नहीं हमें और इसको बढ़ाना है आगे अपने कारोबार को, लेकिन इसमें 100 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। अब 100 करोड़ रुपए वो अपने जेब से नहीं लगा पा रहा है, तो वो क्या करेगा कि सेबी को बोलेगा कि भाई हमें आप इजाजत दें कि 100 करोड़ रुपए हम मार्केट से ले सके। तो वो इजाजत देगा कि ठीक है, तुम अपना आईपीओ मार्केट में रिलीज करो और जिसको मन होगा वो खरीदेगा। तो उसकी एक कीमत भी तय की जाती है कि ये इसकी कीमत कितनी होगी, एक शेयर की कीमत कितनी होगी। अगर कंपनी बहुत नामी गिरामी है, उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा है, उसके पास पैसा का भंडार भी है, तो उसके शेयर की कीमत ज्यादा होगी। जिसका नहीं है वैसी आर्थिक स्थिति और क्रेडिबिलिटी, तो उसके शेयर की कीमत कम होगी। तो एक बार जब शेयर की कीमत तय हो जाती है, उसके बाद आईपीओ मार्केट में आता है और कोई भी आदमी उसको खरीद सकता है। सेबी जो है वो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब चाहे तो लिख लें, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। यही स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, यही अथॉरिटी है जो स्टेट मार्केट को, सरकार रेगुलेट नहीं करती है, सेबी रेगुलेट करता है। वही रेगुलेशन बनाता है कंपनी कैसे निकालेगी, कंपनी आईपीओ निकालेगी कि नहीं, कंपनी का कार्य शेयर मार्केट में कंपनी का कैसे चलेगा कारोबार, ब्रोकरेज क्या होगा, इंटरेस्ट कैसा होगा, ये सारा कुछ सेबी तय करता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि इस दुनिया का मालिक सेबी है। तो एक तो ये हो गया। अब देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 30 ऐसी कंपनियां हैं जो बड़ी कंपनियां हैं और जिनको ब्लू चिप कंपनीज कहते हैं। लगभग 30 कंपनी है ऐसी जिनके शेयर मार्केट के प्राइस के ऊपर जाने से सेंसेक्स बढ़ता है, ऊपर जाएगा, और उनका अगर कम हुआ तो सेंसेक्स नीचे चला जाता है। सेंसेक्स को कहते हैं सेंसिटिव इंडेक्स नंबर। अब देखिए आप, मान लीजिए रिलायंस, एयरटेल,
टाटा, इस सब के शेयर मार्केट में आज उछाल आ गया। ये सब ज्यादा कीमत पर शेयर मार्केट में बिके, स्टॉक एक्सचेंज में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। तो इन ये और कुछ और कंपनियां अगर इस तरह से हैं तो शेयर मार्केट में उछाल आएगा, यानी शेयर के भाव बढ़ेंगे। और शेयर के भाव जैसे ही बढ़े तो फिर सेंसेक्स में आएगा कि इतने पॉइंट सेंसेक्स ऊंचा चला गया। इसका मतलब है कि इकोनॉमी में लोगों का विश्वास, देश की स्थिरता में लोगों का विश्वास और कंपनी आर्थिक रूप से स्थिरता में लोगों का विश्वास बढ़ा है। सेंसेक्स के ऊपर बढ़ने से और नीचे गिरने का यही अर्थ होता है। और नीचे अगर गिरता है तो वो कहा जाता है कि लोग मान रहे हैं कि स्थिरता है। अभी देखिए, चाइना के साथ वॉर की स्थिति बनेगी तो सेंसेक्स डाउन हो गया। कभी अच्छी स्थिति बनती है, कोरोना का संकट खत्म हो जाएगा, आप देखिएगा सेंसेक्स ऊपर जाएगा। तो डिपेंड करता है ये कि बाजार को कितना कॉन्फिडेंस है देश की अर्थव्यवस्था के प्रति, उसी के हिसाब से सेंसेक्स ऊपर जाता है और नीचे आता है। दूसरी बात है कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ इंडिविजुअल का इन्वेस्टमेंट नहीं है। इंडिविजुअल तो कम ही शेयर खरीदते हैं, बल्क में नहीं खरीदते। बहुत सारी कंपनियां हैं वो भी शेयर खरीदती हैं शेयर मार्केट में। बड़ी बड़ी कंपनियां वो करोड़ों का शेयर खरीदती हैं और जब बेचती हैं तो करोड़ों का बेचती हैं। उनके खरीद बिक्री का असर सेंसेक्स पर ज्यादा पड़ता है, क्योंकि उनकी जो बिकवाली है या खरीदारी है, when they buy in bulk, when they sell in bulk. So that affects the points of the Sensex. आप समझ रहे हैं? Are you getting me? Yes, sir. Okay, fine. जी, sir. Fine. अब देखिए, दो चीजों से इसको इंडिकेट किया जाता है। एक है कि जब सेंसेक्स ऊपर जाता है तो उसको कहते हैं बुलिश। सेंसेक्स इज बुलिश। बुलिश का मतलब बुल से बना है, सांड से, सांड, बुल से। और जब नीचे गिरता है तो उसको कहते हैं बियरिश। बियर माने भालू। तो जब नीचे गिरता है तो भालू के साथ उसको जोड़ के देखते हैं, और जब ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में भी इसी तरह से नीचे गिरता है तो भालू का चित्र डालते हैं और ऊपर जाता है तो सांड का चित्र डालते हैं, बुल का। अमेरिका का जो स्टॉक एक्सचेंज है, अमेरिका का जो स्टॉक एक्सचेंज है, उसके बाहर एक बुल की तस्वीर, बुल का स्टैच्यू है जो पड़ा हुआ है। क्योंकि अमेरिका में भी, हमारे यहां भी और अमेरिका में भी बुल को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, सिंबल ऑफ, इट इज अ सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। बुल इज सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। हमारे यहाँ तो और भी ज्यादा माना गया है, धर्म से भी जोड़ा गया है। नंदी जो है, नंदी को धर्म से जोड़ा गया है। तो बुल जो है वो हमारे यहाँ भी समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और उसका एक रिलीजियस वैल्यू भी है हमारे यहाँ। तो इसीलिए जब सेंसेक्स ऊपर जाता है तो उसको बुलिश कहते हैं, और जब नीचे गिरता है तो बियरिश करते हैं। यानी भालू, आप जानते हैं कि बहुत सुस्त जानवर होता है, बहुत ही सुस्त। उसकी चाल ढाल, उसका दौड़ना, ये सब बहुत धीमा जानवर है, सुस्त जानवर है। तो इसीलिए जब नीचे गिरता है तो उसको भालू से जोड़ के देखा गया है कि ये बियरिश हो गया शेयर मार्केट। तो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का कैरेक्टर है और 30 ब्लू चिप कंपनीज सेंसेक्स को प्रभावित करती हैं। सेंसेक्स ऊंचा गया, सेंसेक्स नीचा गया।
कुछ और भी चीजें हैं, कई बार साजिश के तहत भी बिकवाली ज्यादा करवा देते हैं किसी की, या कहते हैं नहीं ये इसका वैल्यू गिराना है तो उसकी खरीदारी कम लोग आते हैं खरीदने उसको, तो इस तरह से भी कई बार होता है। इस तरह की भी कार्रवाई होती है, लेकिन जनरली फेयर डील है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ये है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, अब देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हर तरह के शेयर की खरीद बिक्री होती है जो भी लिस्टेड है वहां, लेकिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में हर तरह की खरीद बिक्री नहीं होती है शेयर। ये सभी शेयर्स की ट्रेडिंग नहीं होती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, ज्यादा बीएसई में होती है। इसीलिए आप देखेंगे कि बड़ी क्वालिटी का, ज्यादा मूल्य का जो शेयर है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में खरीदा जाता है। तो ये है दोनों का कैरेक्टर, और आईपीओ इन सब से ये जुड़ा हुआ है, और इसी तरह से ट्रेडिंग होती है और शेयर मार्केट इसी तरह से काम करता है। और सेबी आप जरूर याद रखें, क्योंकि सेबी जो है वही अथॉरिटी है सबकी। आईपीओ निकालना होगा तो उसकी अनुमति के बिना नहीं निकलेगा। आईपीओ का रेट क्या होगा वो वही तय करेगा, यानी बाजार से कोई कंपनी अगर पैसा उठाना चाहती है शेयर के रूप में, शेयर अपना जारी करके, तो बिना सेबी की अनुमति के नहीं हो सकता है। सर सेंसेक्स के अलावा और कुछ नहीं होता क्या? सेंसेक्स के अलावा और भी होते हैं ना जैसे? नहीं, सेंसेक्स तो है ही। सेंसेक्स तुम्ही ने पूछा था शायद, तुम्ही ने पूछा था, वही मैं बता रहा था कि सेंसेक्स। यस सर। नहीं, वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी। हाँ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, लगभग 50 कंपनियां ऐसी हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जिनकी खरीद बिक्री से निफ्टी पर फर्क पड़ता है, और उसके कारण वो ऊपर बढ़ेगा या नीचे गिरेगा। जैसे यहाँ 30 ब्लू चिप